हे जंकीज, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और कमाल की वीडियो में। और आज सुबह फौजी गेम लॉन्च हो चुका है, जिसका बहुत सारे लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। उसकी बहुत सारी प्रिडिक्शंस भी हमने कर रखी थी कि वो एक बैटल रॉयल जैसा गेम नहीं होने वाला है। हालांकि सुबह मैंने एक गलती कर दी है। सुबह मुझे लगा कि जो वन ऑन मतलब जो फ्री वन था ना, मतलब जो थर्ड वाला ऑप्शन था, उसमें मुझे लगा कि वो वाला ऑप्शन है कि आप मल्टीप्लेयर गेम खेल सकते हो एज अ बैटल रॉयल, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें केवल एक मल्टीप्लेयर गेम है जो कि 5x5 है, मतलब 5 लोगों की एक टीम, 5 लोगों की एक टीम। अब वो लड़ेंगे कैसे ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जब हम दुश्मन से लड़ते हैं तो उस टाइम दुश्मन कुछ करता ही नहीं है, पिटता रहता है, और जब वो मारता है तो हम पिटते रहते हैं। तो ये देखना होगा कि ये कैसे काम करेगा। और रही बात बाकी हमारे फर्स्ट इंप्रेशन की, मतलब लाइव मेरा क्या रिएक्शन था, वो सारी चीजें क्या थी, तो उसके लिए आप हमारी जो सुबह दोपहर में वीडियो डाली थी वो आप देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार इंडियन गेमर्स जो है, देखो ग्राफिक्स के मामले में वो ठीक है, साउंड सब कुछ अच्छा है, लेकिन गेम प्ले इतना सिंपल, रिपीटेटिव। कुल मिलाकर हम यहाँ पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इंडियन गेमर्स जो है, या इंडियन जो कम्युनिटी है, या फिर इन जनरल टोटल इंडिया में से गेमर्स क्यों इतना ज्यादा आगे निकलकर नहीं आ पाते, और क्यों इंडिया में AAA गेम्स जैसे कि आप GTA हो गया, आपका PUBG PC वाला हो गया, या फिर जो बड़े बड़े गेम्स है, आपका गॉड ऑफ वॉर हो गए, ऐसे ऐसे तगड़े तगड़े जो गेम्स हैं वो इंडिया में क्यों नहीं बनते। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, अगर मैं सबसे पहली रीजन की बात करूँ ना, तो वो है इंडियंस की मेंटालिटी। हमारे घर वाले हमें बचपन से क्या सिखाते हैं कि भैया पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। गेम वगैरह बिल्कुल बेकार का सीन है। जब तुम थोड़े से बड़े हो जाते हो, 10th 11th 12th में जाते हो, 12th के बाद मोस्ट प्रोबेबली अभी भी 90% लोग हैं जो कि अपने बच्चों को लैपटॉप कंप्यूटर 12th के बाद ही दिलाना प्रेफर करते हैं। तो इंडियन मेंटालिटी जो है वो गेमर्स के लिए कभी भी सपोर्टेड नहीं थी, कभी भी उसको सपोर्ट ही नहीं करा कि गेम खेल के भी कुछ करा जा सकता है। बाहर ये चीज काफी पहले से, लेकिन इंडिया में गेम खेल के करियर बनाया जा सकता है, या फिर गेमिंग आपके एनालिटिकल स्किल्स को, आपके डिसीजन मेकिंग स्किल्स को, आपका रिएक्शन टाइम इंप्रूव कर सकता है, दुनिया भर की चीजें कर सकता है। लेकिन इंडियन लोगों को ये पता नहीं है, उनको तो गेम गेम ही लगता है, वो टाइम बर्बाद ही लगता है। वही वाला हिसाब है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। और खेलने कूदने को भी अगर वो कहते हैं तो एक बार को कहते हैं कि बाहर जाके खेलो। मतलब देखो, ऑनलाइन गेम ऑफलाइन गेम दोनों के अपने एडवांटेज अपने डिसएडवांटेज हैं। तो पहला रीजन, तो सबसे बड़ा रीजन, मतलब वन ऑफ द बड़े रीजन में से एक यही है कि इंडियन जब मेंटालिटी ऐसी है, लोग ही ऐसे हैं, तो डेवलपर्स गेम को डेवलप करेंगे ही क्यों। लेकिन अब यहाँ पर मेंटालिटी चेंज होती जा रही है। जब से जियो आया है, जब से PUBG आया है, सॉरी PUBG के आने के बाद कितने सारे गेमर्स निकल कर आए। लोगों को पता चला है कि गेमिंग भी एक करियर है। इंटरनेशनल जो हमारे लड़के हैं इंडिया के, बाहर जा जाके वहां पर गेम्स खेल रहे हैं, वहां पर जीत के आ रहे हैं। मॉर्टल हो गए हमारे, और भी बहुत सारे लोग हैं, वो लोग कंपटीशन जीत के आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर पता चल रहा है कि गेम एक सस्टेनेबल बिजनेस है, आप गेम से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो ये हुआ है अभी रिसेंट टाइम में। लेकिन इसके बाद भी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से गेम्स इंडिया में डेवलप कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो उसका दूसरा रीजन आ जाता है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज से मेरा मतलब क्या है? नंबर 1, आपको चाहिए लोग। नंबर 2, उन लोग को चाहिए अच्छे इक्विपमेंट्स, अच्छा साधन, या फिर जो भी सॉफ्टवेयर उनको यूज करना है वो लोग खुद खरीदें, खुद पेमेंट करें और खुद इसका इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर रिसोर्सेज चाहिए दोनों ही, मैन पावर भी, और उन मैन पावर को गेम डेवलप करने के लिए भी रिसोर्सेज चाहिए। अब अगर मैं बात करूं, जैसे ही यहाँ पर लोग आ जाते हैं, वहां पर क्या आती है? उनकी सैलरी। जहां पर सैलरी आती है वहां पर क्या आता है? पैसा। और जहां पर पैसा आ जाता है, इतना सारा पैसा, तो भाई गेम जैसी फालतू काम के लिए इंडिया के लोगों के पास पैसा है ही नहीं। कुल मिलाकर बात ये है। लेकिन अब वही मैंने कहा ना, लोगों को दिख रहा है कि हाँ, यहाँ पर हम कुछ बिजनेस कर सकते हैं, हम पैसा कमा सकते हैं। तो चलो, ये वाला साइड खत्म हो गया कि पैसा एक बार को सह लेंगे थोड़ा सा और पैसा लगा देंगे, कहीं कहीं से भी जुगाड़ करके लगा दिया। अब यहाँ पर दूसरी दिक्कत ये है कि लोग कहाँ से आएंगे? बहुत ही सिंपल है, आप IITs में जाओ, IIT दिल्ली, कानपुर, मुंबई, खड़गपुर, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी IITs में जाओ, वहां से ITCS के डेवलपर्स जो हैं उनको उठा लो। सिंपल। नहीं, इतने कॉम्प्लेक्स गेम्स को बनाने के लिए आपको लगेंगे बहुत ही एक्सपीरियंस लोग। देखो, नए लोगों की क्या दिक्कत होगी, वो लोग अपने काम में बहुत अच्छे हैं, उनको सब कुछ आता है, उनके पास आइडियाज बहुत बेहतरीन बेहतरीन है, लेकिन उनको जो पीछे खींचेगी वो है टाइम। क्योंकि वो कुछ भी काम करेंगे वो पहली बार करेंगे, उसको जब धीरे धीरे वो करेंगे तो पता चलेगा अच्छा यहाँ पर कंपाइलेशन एरर आ रहा है, या फिर इस कोड को लिखने पे ये एरर आ रहा है, या फिर ये कोड लिख रहे हैं तो वो दूसरे वाले से मिसमैच हो जा रहा है और रिजल्ट कुछ आ ही नहीं रहा। तो ये सारी गलतियां कर करके वो लोग, बहुत सारे एरर कर करके वो लोग धीरे धीरे सीखेंगे।
लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस बंदे का सीन क्या होगा, उसने अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियां कर रखी होंगी, इस वजह से वो उन गलतियों को रिपीट नहीं करेगा और कम टाइम में, या फिर मान लो कि अगर उसे टाइम ज्यादा भी लग रहा है तो उतने ही ज्यादा टाइम में वो आपको बहुत ही ज्यादा बेहतर रिजल्ट सामने ला कर देगा। तो यहाँ पर अब ऐसा बिल्कुल भी मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा कि जो फ्रेशर्स होते हैं उनको गेम डेवलपमेंट करने का कोई सेंस ही नहीं होता, नहीं, वो लोग बहुत अच्छे कर सकते हैं, बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं भाई, मतलब सोच भी नहीं सकते हो कितने ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। लेकिन भाई एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस है, उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। और जितने भी बड़े गेम डेवलपर्स हैं, ऐसा नहीं है कि वहां पर फ्रेशर्स नहीं होते, वहां पर फ्रेशर्स होते हैं, लेकिन वो लोग इन बड़े बड़े जो डेवलपर्स हैं, जो सीनियर डेवलपर्स हैं, उनके सुपरविजन में काम करते हैं। वो सुपर सीनियर्स जो है वो लोग बताते हैं कि भैया देखो ऐसी गलती मत करना वरना तुम्हारा रिजल्ट नहीं आएगा, तो वहां पर उनका एक्सपीरियंस काम में आता है। तो गेम बनाने के लिए हमें लोग भी बहुत ज्यादा जरूरी है और लोग ऐसे ही फ्री में नहीं मिल पाते। यहाँ पर अगर हम तीसरे रीजन की बात करें तो वो है बजट। भैया यहाँ पर गेम बनाने वाले के पास बजट नहीं है, गेम जो खेलेगा उसके पास बजट नहीं है, वो जो गेम खेलेगा उसको जो पाल रहा है उसके पास उसको गेम दिलाने के या फिर गेमिंग कंसोल दिलाने के जो 40-50 हजार के गेमिंग कंसोल आते हैं, उसके बाद 1500, 2000, 2500 रुपए के गेम की सीडीज आती हैं। इतना पैसा कहाँ से देगा कोई भी पेरेंट? मतलब अगर दे भी देगा उसको तो ये लगेगा ना कि भाई पैसा फालतू में फूक रहा हूं मैं, ये तो गेम खेलेगा। मजे लेने के लिए पैसे कौन देता है? मजे तो फ्री में लिए जाते हैं। तो यहाँ पर वही बजट की दिक्कत आ जाती है। सारे ही जितने भी सेगमेंट है यहाँ पर गेम बनाने के लिए, सभी सेगमेंट के पास बजट का बहुत बड़ा इशू है। और उसका रीजन यही है भैया कि बस गेम में पैसे नहीं लगाना चाहता कोई भी, क्योंकि किसी को फ्यूचर दिखता ही नहीं है। और ये दिक्कत है क्यों, इसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करता हूँ। उससे पहले हम जान लेते हैं अगले रीजन की, जो कि है पायरेसी। नंबर 4, रीजन नंबर 4, पायरेसी। आपको पता ही है, लोग मूवीज जो हैं जिसकी 150-200 रुपए टिकट मिलती है, लोग 200 रुपए दे के मूवीज देखने नहीं जाते। तो सोच सकते हो आप 1500 रुपए की गेम कौन ही खरीदेगा इंडिया में। तो भाई जब गेम डेवलपर इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा है, कोई उस पर पैसा लगा रहा है, मतलब इतना सारा पैसा लगने के बाद एक गेम मार्केट में आता है और लोग उसको खरीदने की बजाय क्रैक करके खेलने लगते हैं, डेवलपर्स के पास पैसा जाएगा ही नहीं वापस। तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर बन जाता है डेवलपर्स के लिए कि भैया गेम बनाए कि ना बनाए इंडिया के लिए। तो इस वजह से भी हमारे पास इंडिया में बहुत बड़े लेवल के गेम्स और डेवलपर्स या फिर जो भी स्टूडियोज वगैरह हैं जो गेम बनाते हैं, वो लोग इतने बड़े लेवल पर नहीं खेलते। अभी मोबाइल गेम्स वगैरह वो लोग बनाते हैं तो उसमें क्या है, अब मतलब पायरेसी की जरूरत नहीं है, फ्री में दे दो, उसके अंदर एड चला दो, एड से जो पैसे बनेंगे वो लोग उससे सर्वाइव कर लेंगे, थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा लेंगे, लेकिन बस चलने दो, पैसा नहीं, पैसा कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। पबजी मोबाइल आने के बाद से लोगों ने गेम में पैसा डालना शुरू करा था, वो भी स्ट्रीमर्स को देखने के बाद, वरना अगर वो लोग डालना शुरू नहीं करते ना तो दूसरे लोग भी डालना शुरू नहीं करते, लेकिन उनको देखने के बाद लोगों ने पैसे डालने शुरू करे और तब जाकर लोगों ने एक्चुअल में पैसे स्पेंड करने शुरू करे। इंडिया में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो लोग सीडीज को खरीद कर गेम खेलना पसंद करते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं, वो लोग भी मतलब पायरेसी करके ही गेम खेलते हैं, तो मैं क्या ही बताऊं दूसरों का। यहाँ पर 5वां रीजन ये निकल कर आता है कि जितने भी हमारे इंडिया के ब्रिलियंट माइंड्स हैं, जो IITs से निकलते हैं, जो NIT वगैरह जो अच्छी NITs है वहां से निकलते हैं, या फिर जो भी कोई बहुत ही अच्छा दिमाग है ना इंडिया का, वो कहाँ पर है? वो बैठा हुआ है सिलिकॉन वैली में। तो अब आप मेरी बात पर यकीन करो मत करो, मैं आपको यहाँ पर एक क्लिप दिखाता हूँ। क्रेड का नाम आपने सुना है? उसके फाउंडर है कुणाल शाह। उन्होंने देखो क्या कहा था, वो एक लेक्चर देने गए थे कहीं पर, देखो उन्होंने क्या कहा। The reason I have little hope on that is naturally the country has always lost its best talent to the global. I'll give you a story. I was once in Stanford and I met a bunch of Indian and Chinese students over there, and I asked every Indian student, so वापस आ रहे हो? And not a single person was coming back. And I asked all the Chinese that, hey, what's your plan after Stanford? And all of them were going back to China. So if our smartest brains are going to be leaving the country, and I think that's where the tricky part of socialism comes in. तो अब आप खुद ही बताओ कि जब इंडिया के जो सबसे तेज दिमाग है, जो सबसे ब्रिलियंट दिमाग है, जो मतलब आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं, जो बहुत ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, वो इंडिया में रहना ही नहीं चाहते, तो कैसे कोई इंडियन कंपनी इतने बड़े लेवल पर गेम बना पाएगी? और ये जो जितने रीजंस मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक दूसरे से लिंक्ड भी हैं। वो लोग बाहर क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको यहाँ पर रिसोर्सेज नहीं मिल पाते। अगर उनको यहाँ पर रिसोर्सेज मिलेंगे तो वो क्यों नहीं जाएंगे बाहर? या फिर दो रीजन होते हैं, एक उनको रिसोर्सेज नहीं मिलता, दूसरा उनको यहाँ की लाइफस्टाइल पसंद नहीं, यहाँ पर इतना पॉलिटिक्स, इतना ये वो हिंदू मुस्लिम दुनिया भर की चीजें चलती रहती हैं, ये उनको नहीं पसंद। ऊपर बाहर जाते हैं, वहां पर जाकर चिल रहते हैं वो लोग। अब ऐसा नहीं है कि वहां पर बहुत मस्त जिंदगी है, नहीं, लेकिन वहां पर लोगों को एक दूसरे से इतना ज्यादा मतलब नहीं है जितना यहाँ पर है, और वहां पर ऑब्वियसली लाइफस्टाइल थोड़ी बेटर तो होती है। यहाँ पर रीजन नंबर 6 की बात करें तो वो है सैलरी मेंटालिटी। मतलब बहुत सारे मतलब आप खुद ही देखो अपने आसपास, जो लोग सैलरी बेसिस पर काम करते हैं वो काम कैसे करते हैं? जितना उनको पैसा दिया जाता है सिर्फ उतना ही काम करते हैं।
और ये चीज इंडिया में बहुत ही मतलब जो पीछे खींचती है ना, वो ये चीज है। तो यहाँ पर देखो जैसे क्या होता है कि आप कोई भी किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपके बॉस ने कोई काम दिया, आपसे काम नहीं हो पाया पहली बार में तो उसने चलो मना कर दिया, दूसरी बार में थोड़ा बहुत लेट हो गया तो थोड़ा सुना दिया, धीरे धीरे करके उसके सुनाने की और आपके सुनने की ऐसी आदत हो जाती है ना कि वो कहेगा कि भाई तू इस काम को 10% के हिसाब से कर, आप उसको 9%, 9.5% के हिसाब से करके छोड़ दोगे। आपको पता है कि आप उसको 12, 15, 20% तक भी बहुत बेहतरीन कर सकते हो, लेकिन आप करोगे, एनर्जी नहीं लगाओगे। क्यों लगाओ भाई, हमको इतना ही पैसा मिलता है, ऊपर से साला खड़ूस डांटता और है। तो इसी वजह से ये सैलरी मेंटेलिटी भी बहुत बड़ा रीजन है कि इंडियन डेवलपर्स इतने बड़े लेवल पर जाकर काम ही नहीं कर पाते। और जब उनकी सैलरी मेंटेलिटी हटती है या फिर उनका यही दिमाग में आता है कि बाहर एक बार निकल जाऊं यहाँ से, इंडिया से, उसके बाद जाकर वहां पर पूरा फुल अपना 100% देने लगूंगा। इंडिया में रह के नहीं दूंगा, बाहर जाके देने लगूंगा, क्योंकि वहां पर लाइफस्टाइल अच्छी है, वहां पर बस लोगों के अंदर मेंटेलिटी ऐसी है कि भाई बाहर जाकर मजे करेंगे और क्या। और मैं यहाँ पर आखिरी रीजन की बात करूं कि इंडिया में क्यों इतने बड़े गेम्स नहीं बनाए जा पाते, तो वो है कि भैया यहाँ पर मार्केट था ही नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया, पेरेंट्स चाहते नहीं है बच्चे गेम खेलें, बच्चों के पास पैसे नहीं है गेम खेलने के लिए, पेरेंट्स देंगे नहीं, तो इस वजह से हमारे जो मार्केट है वो है ही नहीं, तो डेवलपर्स काम ही क्यों करे। जहाँ पर मार्केट है ही नहीं, जहाँ पर पैसा है ही नहीं, कोई वहाँ पर जाएगा ही क्यों। लेकिन अब जैसे जैसे यहाँ पर ट्रेंड चालू होता जा रहा है, जैसे जैसे गेम्स आ रहे हैं पबजी की वजह से, जैसे जैसे डाइवर्सिफाई हुआ है हमारा गेमिंग डिपार्टमेंट इंडिया का, तो उसके बाद अब आगे जाके क्या होगा, अगर यहाँ पर अच्छे गेम्स आते हैं, अगर पबजी का कमबैक हो जाता है, तो जैसा कि पबजी है बाहर की कंपनी है, वैसे ही दूसरी बाहर की कंपनीज आएंगी, वो लोग इंडियन जो दिमाग है अच्छे वाले उनको, और बाहर से जो उनके अपने सीनियर्स हैं उनको लेकर यहाँ पर काम करना शुरू कर देंगी। तो जो लोग यहाँ पर स्टार्टिंग से अपना काम जमा कर अपनी कंपनी बना सकते थे, वो जो बाहर से आने वाली है उसको साफ साफ टक्कर दे सकते थे उन कंपनीज को, वो लोग उन्हीं कंपनीज के लिए काम करके खुद को चिल और महसूस करेंगे, मतलब सेटिस्फाइड महसूस करेंगे कि भाई मैं एक इतने बड़ी कंपनी में काम कर रहा हूँ, जबकि वो खुद एक बहुत बड़ी कंपनी खोल सकते थे जब पोटेंशियल मार्केट नहीं था, इनिशियली स्टार्ट हो रहा था जैसे अब का टाइम। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है जो कि ऑब्वियसली कोई भी नहीं लेना चाहेगा। बस देखते हैं, अगर किसी ने रिस्क लिया तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि अभी मैं मुंबई गली करके एक गेम का नाम सुन रहा हूँ, तो उसका मैंने ट्रेलर भी देखा, काफ़ी बेहतरीन ट्रेलर था उसका, ग्राफिक्स तो बहुत बेहतरीन थे। वो स्टीम पे आने वाला है, तो अगर आपने ट्रेलर नहीं देखा है, ट्रेलर देखना, तो वो काफ़ी मतलब देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये देखना है उसकी स्टोरी लाइन कैसी है, गेम प्ले कैसा है, ग्राफिक्स तो बहुत तगड़े लग ही रहे थे, साउंड बहुत अच्छा था। बस ये सारी चीज़ें देखनी, और उम्मीद करते हैं कि भाई वो गेम तो कुछ नया ट्रेंड सेट करे इंडिया में। तो बस मुझे उम्मीद है आपको सारे फैक्टर समझ में आ गए होंगे। आपको क्या लगता है और क्या रीजन हो सकते हैं कि इंडिया में गेम डेवलप नहीं किए जाते, नीचे कमेंट करके जरूर बताना अपनी सारी राय। और फौजी गेम आपको कैसा लगा, और अगर आपने मेरा फर्स्ट इंप्रेशन नहीं देखा है तो नीचे लिंक दी हुई है, और बस आपने नहीं खेला है तो खेल के देख लो एक बार, और खेला है तो बता दो कैसा लगा। सारे जितने भी सवाल पूछे हैं सबका जवाब मुझे नीचे कमेंट में चाहिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।